नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर का गर्भगृह दिसंबर तक बनकर हो जाएगा तैयार, जनवरी से कर सकेंगे दर्शन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे एलजी सक्सेना, खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अपडेट बड़ा, बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार, स्मृति ईरानी का बयान। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण का किला मजबूत करने में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने दिए 4 मंत्र। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह मंगलवार को आएंगे भोपाल, अचानक तय हुआ दौरा, बीजेपी की अहम बैठक में होंगे शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से बन रही है देश में मोदी सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर का गर्भगृह दिसंबर तक बनकर हो जाएगा तैयार, जनवरी से कर सकेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य रामलला मंदिर के तैयार होने का सभी को इंतजार है। यहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर अगले साल 24 जनवरी को भक्तों के लिए खुलने की संभावना है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 14 जनवरी से शुरू होकर 10 दिवसीय होगा। परियोजना का पहला चरण, जिसमें भूतल, फर्श और परिष्करण के साथ गर्भगृह शामिल है, इस साल दिसंबर तक पूरा होने का अनुमान है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा था कि 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 10 दिवसीय अनुष्ठान किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट को कथित तौर पर अभिषेक प्रक्रिया के लिए ज्योतिषों से कुछ शुभ दिन मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे एलजी सक्सेना, खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मूसलाधार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए दिल्ली के एलजी के सक्सेना गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और दिल्ली में भारी वर्षा और जलभराव पर दोनों के बीच बैठक होनी है। बता दें कि दिल्ली की हाल को देखते हुए अमित शाह ने एलजी से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारी बारिश को लेकर बैठक की है और इस बैठक के बाद सीएम ने कहा कि दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को 153 मिलीमीटर बारिश हुई और दिल्ली के सिस्टम ऐसी अभूतपूर्व बारिश को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, इसीलिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार भी हाई अलर्ट पर है और जैसा ही यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार कर जाएगा, तुरंत ही यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें, यमुना का चेतावनी मार्ग 204.50 मीटर कम है, वहीं खतरे का निशान 205.33 मीटर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार, स्मृति ईरानी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है और भोपाल में 3 राज्यों के वत्सल्य भारत कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री और यहां पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि कानून में बदलाव से पहले देश भर के विभिन्न कोर्टों में गोद लेने के 900 मामले लंबित थे। सरकार के कानून में बदलाव के बाद जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई और तब से 1 वर्ष में देश भर में 2250 से अधिक गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है। मोदी सरकार से पहले देश भर में लगभग 8 से 9 हजार बच्चों को सुरक्षित किया जाता था। केंद्र सरकार लगभग 65,000 बच्चों का गैर संस्थागत देखभाल के तहत संरक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ईरानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 3 राज्यों के वत्सल भारत कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी और उन्होंने कहा कि हम देश भर में ऐसी बेटियों के लिए राशि 74 करोड़ रखने जा रहे हैं ताकि समय पर उन्हें सहायता के रूप में ये मिल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण का किला मजबूत करने में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने दिए 4 मंत्र। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिव बीएल संतोष और महासचिव तरुण चुग और सुनील बंसल के साथ एक बेहद अहम बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। भाजपा के सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि पार्टी द्वारा 4 महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है और सबसे पहले उन जातियों और समुदाय तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जिनका भाजपा में प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मजबूत गैर भाजपा नेताओं की पहचान करना जो उस पार्टी की नीतियों से नाखुश हो सकते हैं जिसमें वो वर्तमान में हैं और उन्हें आश्वस्त करना कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी के लिए काम करने में विश्वास करती है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि तीसरा, राज्य से संबंधित किसी भी गठबंधन के फायदे और नुकसान पर ध्यान देने की जरूरत है। अंततः ध्यान उन मुद्दों की पहचान करने पर
होना चाहिए जो विशेष रूप से राज्य से संबंधित हैं और उन्हें सामने लाना है। सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा का बड़ा ध्यान पार्टी को लेकर होगा। हालांकि पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पूरा लाभ लेगी। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह मंगलवार को आएंगे भोपाल, अचानक तय हुआ दौरा। बीजेपी की अहम बैठक में होंगे शामिल। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी आलाकमान भी चुनावी तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए है और हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कुछ अहम नियुक्तियां की हैं और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा तय हुआ है। शाह राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। अचानक बना अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे और ये बैठक 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे में शाह का इस बैठक में शामिल होना अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शाह इस बैठक में बीजेपी नेताओं को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घरेलू महिलाओं की आमदनी हर महीने होगी 10,000 रुपए। सरकार बना रही है प्लान, चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबके की हर गृहिणी के लिए 10,000 रुपए की मासिक आमदनी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने ये घोषणा ऐसे वक्त की जब सूबे में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच होड़ लगी है। शिवराज सिंह चौहान सोमवार को इंदौर के एक भव्य समारोह के दौरान लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जारी करने पहुंचे थे। लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त करीब 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर इसमें किए गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा नया संकल्प है कि हर बहन की मासिक आमदनी कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए और वो अपने घर का कामकाज करने के साथ ही छोटे मोटे काम धंधे से इतनी आय अर्जित कर सके। चौहान ने कहा कि इस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए संबंधित महिलाओं को महज 2% की ब्याज दर पर बैंक से कर्ज दिलाया जाएगा, जिसकी अदायगी की गारंटी प्रदेश सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं के स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर बनाए जाएंगे ताकि वो बैंक कर्ज लेकर अपना कामकाज शुरू कर सकें। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं और इस कड़ी में 10 जुलाई को एक बार फिर पाकिस्तान में पनाह लिया आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास किया है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सोमवार शाम 5 बजे के करीब घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है और सेना के अधिकारियों का कहना है कि एक आतंकी मारा गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घुसपैठ के इस प्रयास के बाद एलओसी के पास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों को सैनिकों द्वारा देखा गया और इसके बाद सेना द्वारा नौशेरा सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंसा की रिपोर्ट लेकर अमित शाह से मिले राज्यपाल। कहा सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुई हिंसा की घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच सोमवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हिंसा की रिपोर्ट सौंपी। इस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है, जल्द ही उजाला होगा और आने वाले दिनों में अच्छा होगा। दरअसल 8 जुलाई को हुए मतदान के दिन 15 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई थी। कई मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ भी कर दी गई थी। मतदान के दिन हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने रविवार को फिर से 696 बूथों पर सोमवार को मतदान कराने का ऐलान किया था। बंगाल में पुनर्मतदान संपन्न हो गए हैं और अब चुनाव के फैसले मंगलवार को आएंगे। हिंसा के दौरान कई जगहों का दौरा किया गया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है इसमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खंड में 6 दिन में 90 लाख शिव भक्तों ने हरिद्वार से भरा गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रावण मास के कांवड़ मेले को प्रारंभ हुए 6 दिन बीत चुके हैं। रविवार को छठे दिन शाम 6 बजे तक 32,40,000 शिव भक्त कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा है। अब तक कुल 90 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अभिष्ट शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कांवड़ियों को
किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। उन्होंने बताया कि बीती 4 जुलाई से प्रारंभ हुए हरिद्वार के कांवड़ मेले में लगातार शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को शाम 6 बजे तक हरिद्वार से 32,40,000 कांवड़ियों ने गंगा जल भरा और उन्होंने बताया कि बीते 6 दिनों में हर की पैड़ी सहित हरिद्वार के अन्य पवित्र घाटों से लगभग 90 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर गंतव्य शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजी से की बात, बारिश से बिगड़े हालात का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हो रही है और इसके चलते चारों ओर पानी पानी हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा बंद कर दी गई है, जिससे हजारों तीर्थयात्री जम्मू और गुफा मंदिर के रास्ते में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हालात का जायजा लिया है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ भारी बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चारों तरफ जल जमाव हो गया है, मिंटो ब्रिज बंद कर दिया गया है और कई सांसदों के बंगलों में पानी भर गया है और कई जगहों से पेड़ गिरने, दीवार ढहने की खबरें आ रही हैं। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में लोकतंत्र की उड़ रही धज्जियां, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता बनर्जी पर बोल दिया हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंचायत चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर गहरी चिंता जताई और हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चुनावों के दौरान बंगाल में हिंसा, आगजनी और अराजकता की बार बार होने वाली घटनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार हर काम में फेल साबित हो रही है। दोस्तों, चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की व्यापकता को देखना निराशाजनक है और विनाशकारी साधनों का सहारा लेने की संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है और दुनिया भर में लोकतंत्र के सार को कमजोर करती है। धांधली के कई उदाहरण का जिक्र करते हुए ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बजाय मत पेटियों के इस्तेमाल की भी आलोचना की और उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी द्वारा सारी हदें पार करते हुए हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम चीन के पीछे लग्गू नहीं, भारत से संबंध चट्टान की तरह मजबूत, विदेश मंत्री मोमेन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने शनिवार को कहा कि उनका देश संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और वो किसी भी देश के अधीन नहीं है। मोमेन ने यह भी कहा कि पड़ोसी भारत के साथ उसके संबंध चट्टान की तरह मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंध में एक सुनहरे अध्याय में हैं। मोमेन ने यहाँ विदेश सेवा अकादमी में डिप्लोमेटिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के सदस्यों के साथ बातचीत में कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम चीन की ओर भाग रहे हैं, लेकिन हम किसी की ओर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने चीन को विकास का साझेदार बताया, लेकिन इस बात की भी संभावना से इनकार किया कि बांग्लादेश चीनी कर्ज के जाल में फंस सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय। प्रवासी भारतीयों ने कनाडा में दिया खालिस्तान समर्थकों की रैली का मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान समर्थक रैली के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे और अपने हाथों में तिरंगा लिए उन्होंने इस रैली का विरोध किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। दरअसल मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थक शनिवार को कनाडा के टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर एकत्र हुए। हालांकि इनकी संख्या रैली का विरोध कर रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से काफी ज्यादा थी। प्रवासी भारतीयों ने इस दौरान रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहराया और भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए। खालिस्तान समूह के पास सिख फॉर जस्टिस के नेता हरदीप सिंह निज्जर के पोस्टर थे, जिसकी 18 जून को ब्रिटेन में हत्या कर दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फौज ने दिखाया चीन को दम, टैंकों की दहाड़ से गूंजा लद्दाख। सिंधु नदी में उतरे T-90 और T-72 टैंक। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना सीमा पर सदैव मुस्तैद रहती है, समय समय पर अभ्यास भी करती रहती है। सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची नदी घाटियों में से एक बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया और पहली बार बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप को लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फुट पर तैनात किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेक्टर द्वारा नियंत्रित
तिब्बती क्षेत्र से होकर बहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्रांस से करीब 30 और राफेल विमान खरीदेगा भारत। इंडियन नेवी में होगी तैनाती। पीएम मोदी की यात्रा में होगी डील। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत को अब राफेल लड़ाकू जेट के नौसैनिक समुद्री वेरिएंट की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह फ्रांस की यात्रा से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अंतिम फैसला होने की संभावना है। पीएम मोदी 13-14 जुलाई को बेस्टिल डे पैरेड में सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांस की यात्रा पर होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पैन को आधार से लिंक नहीं करना पड़ेगा, आपकी जेब पर भारी, देना पड़ सकता है 6,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस गलती की वजह से आप पर 6,000 रुपए का आर्थिक बोझ पड़ सकता है और इसके साथ ही आपको वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का ITR फाइल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी और इस कारण आपका पैन निष्क्रिय हो गया और आपके पैन को दोबारा शुरू होने में अधिकतम 30 दिन का समय लगेगा। इनकम टैक्स भरने के लिए पैन का एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है और ऐसे में जब तक अपना पैन एक्टिव नहीं होगा आप ITR फाइल नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत में तेज बारिश की वजह से 17 ट्रेनें रद्द, इन गाड़ियों का रूट कर दिया गया डाइवर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम का ज़बरदस्त कहर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कम 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले कुछ और दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच बारिश के मद्देनज़र उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 17 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। उत्तर रेलवे ने रविवार को जानकारी दी है कि उत्तर भारत क्षेत्र में संचालन करने वाली लगभग 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 12 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि कई जगहों पर जलभराव की वजह से 4 जगहों पर ट्रेन की यातायात को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि कानून में बदलाव से पहले देश भर के विभिन्न कोर्टों में गोद लेने के 900 मामले लंबित थे। सरकार के कानून में बदलाव के बाद जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई और तब से एक वर्ष में देश भर में 2250 से अधिक गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है। मोदी सरकार से पहले देश भर में लगभग 8 से 9,000 बच्चों को असुरक्षित किया जाता था। आज केंद्र सरकार लगभग 65,000 बच्चों का गैर संस्थागत देखभाल के तहत संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस बार 2 राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार की डील। तेलंगाना में पीएम मोदी ने BRS और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के वारंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में वारंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है और इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ। यहाँ पहले के मुकाबले अब ज्यादा निवेश आ रहा है और इसका फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। तेलंगाना की मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की सरकार ने केवल 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देना। दूसरा, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाना और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करना। तीसरा, तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट करना और चौथा, तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो देना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर, मांगी रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी ली जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान भारी हिंसा हुई, जिसमें विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमकर निशाना बनाया गया। खुलेआम गोलीबारी और तोड़फोड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और इस बारे में कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं हुआ है, इसलिए ये आंकड़े ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद वहां क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की और घायल कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली।
इस भीषण हिंसा पर पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य के चुनाव आयोग के रूप में राजीव सिन्हा को नियुक्त करके सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक जितने लोग मारे गए हैं उन्हें टीएमसी के गुंडों ने मारा है। राज्य सरकार के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव लग रहा है। ये तभी संभव हो पाएगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या आर्टिकल 355 का इस्तेमाल किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सस्ता हो जाएगा ट्रेन का सफर, कम होने वाला है वंदे भारत सहित लग्जरी ट्रेनों का किराया। जी हाँ दोस्तों, रेल से सफर करने वाले लोगों को भारतीय रेलवे बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन और एसी चेयर यान वाले ट्रेनों का किराया घटाने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार रेलवे जल्द ही वंदे भारत सहित लग्जरी ट्रेनों के एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास और अनुभूति और विस्टा डोम कोच वाले किराए में 25% तक की कटौती करेगी। और बताया जा रहा है कि ट्रेनों में अधिक यात्रियों के सफर करने के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने ऐसी सीटिंग वाली ट्रेनों के किराए में छूट देने का फैसला लिया है।